नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज बुलेटिन में बात होगी दक्षिण की पॉलिटिक्स की। दक्षिण से लेकर उत्तर तक की पॉलिटिक्स आपके सामने रखने जा रही हूं। बताऊंगी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से 29 की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में बीजेपी मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब सियासी हलचल चरम पर है। बंगाल में कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो तमिलनाडु में 5 दशक में पहली बार गैर द्रविडियन पार्टी ने कमान संभाली है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2 दिन के बाद असम में यानी कि बस आने वाला मंगलवार ही 12 मई को नई सरकार की शपथ की भी तस्वीरें आपके सामने होगी। आज गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगेगी। इधर 13 मई को पुडुचेरी में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जबकि केरल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कांग्रेस अभी तक ये फाइनल ही नहीं कर पाई है। यूडीएफ की बम्पर जीत के बावजूद कांग्रेस में सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। बात सबसे पहले तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में नई सरकार ने शपथ ले ली है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में हैं और मोदी ने कर्नाटक से तमिलनाडु पर बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। परजीवी पार्टी, सत्ता की भूखी कांग्रेस, इन तमाम उपनामों से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने नवाजा है। और कर्नाटक जिसे दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, हम जानते हैं कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी अपनी चुनौती है। वहां पर भी इनफाइट दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की चुनौती नहीं, बीजेपी की भी चुनौती है। वहां पर भी मजबूती और इनफाइट, अगर आप कहें मजबूती ना और इनफाइट हाँ, इस तौर पर आप देखेंगे। लेकिन बात पहले तमिलनाडु की होनी चाहिए, क्योंकि आज निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की सत्ता पर ही था कि सत्ता में कैसे डीएमके के साथ विश्वासघात करके कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई। तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत हो गई और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी ले ली। और विजय की पार्टी के साथ ही उनकी पार्टी टीवीके के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस की तरफ से
में तीन मंत्रियों के शपथ लेने की बात थी, ये अटकलें थी, लेकिन आज केवल टीवीके के कोटे से ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक बड़ा मैसेज दे दिया गया, ये जीत तो टीवीके की है, ये जीत तो विजय थलापति की है। इसमें पहले ही दिन वो ये स्टेज कहीं और शेयर करने का, ये जीत कहीं और शेयर करने का मौका वो नहीं देना चाहते। तो हम पहले सुपरस्टार की सरकार पर बात करें, लेकिन उससे पहले अजीत जी, सरकार में जो साथी बन गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परजीवी पार्टी है, ये सत्ता की भूखी कांग्रेस है, जिसने एक लम्हा नहीं लगाया कि वो डीएमके को धोखा दे दे और शपथ, मतलब सत्ता में आने के लिए इतने लालायित कि फौरन उन्होंने पाला बदल लिया। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने साथ छोड़ दिया डीएमके का, लेकिन अगर कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं रहती विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है डीएमके कुछ अच्छा परफॉर्म करती। कांग्रेस की वजह से डीएमके का परफॉर्मेंस नुकसान हुआ है, अब उसको और बेटर तरीके से समझाएंगे। ये जो हम एक परसेप्शन के लेवल पर समझ रहे हैं, कांग्रेस ने डीएमके को तमिलनाडु में भी हरवाया और पुडुचेरी में भी जो गठबंधन हारा है उसमें भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है। पूरे टिकट बंटवारे के समय से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के नखरे और जिस तरह का टेंट्रम दिखाना शुरू किया, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, हमको सरकार में शामिल करो, और ये दोनों जगह की बात थी। आप अभी भी देखिए, पुडुचेरी में भी देखिएगा तो 16 सीटें लड़के कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती है, और पिछली बार भी यही हुआ था, 16 एमएलए थे उसके और हार करके 2 सीट पर आ गई। वहां भी अगर डीएमके ज्यादा सीटें लड़ती तो पुडुचेरी में भी डीएमके का परफॉर्मेंस ज्यादा होता। यहां भी कांग्रेस ने ड्रैग किया है डीएमके को पीछे। तो ये एक तरह से पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी। अगर अच्छा परफॉर्म कर देते डीएमके फिर सरकार में आती तो उन्होंने, स्टालिन ने कहा था कि हम कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। तो कांग्रेस जितना भी जीतती मंत्रिमंडल के बाहर रहती, अगर डीएमके की सरकार बन जाती, वो चुनाव जीत जाते तो उनकी सरकार रहती, स्टालिन की कांग्रेस सरकार से बाहर रहती। अब ये संयोग भी हुआ कि डीएमके हार गई चुनाव, और डीएमके के हारने के बाद अब कांग्रेस को मौका मिल गया कि इनसे पीछा छुड़ा लो। और कांग्रेस ने इस बात को देखा है कि अगले कई वर्षों तक, कम से कम 2029 के चुनाव तक तो टीवीके का और विजय का जादू रहने वाला है। तो जो वो जादू है उसका लाभ उठाना है। उन्हें ये लगा कि अगर टीवीके के साथ वो जुड़ जाए तो 29 में उन्हें ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके। ये अभी एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रिसेंट तस्वीर है, और सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग से किस तरीके से जनता का प्यार और वो विश्वास जीता जा सकता है, ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया के लिए ही शायद ये तस्वीर आप स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, शायद जो अंदर घुस नहीं पाए, सब लोगों उनके लिए ये तस्वीर। ये स्टेडियम के बाहर है, इंडोर स्टेडियम में शपथ हो रही थी और बाहर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जो विजय के फैन हैं, प्रशंसक हैं। देखिए इतने कम उस पर नोटिस पर हो रहा है, शॉर्ट नोटिस पर शपथ। मैं आप ही ने जो बात कही अमिताभ जी, ये तो विजय की फैन फॉलोइंग है, ये उनके नाम पर मिली हुई जीत है। और राहुल गांधी अगर ये मानकर चलें कि उनके नाम पर ही वो अपनी नौका पार लगाएंगे, तो इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है कि आप हैं कि आप एक परजीवी पार्टी हैं, आपकी अपनी कोई ताकत नहीं, आप डीएमके के साथ खड़े होते हैं तो डीएमके की लुटिया डुबो देते हैं। देखिए क्या है कि इसको मौके पे चौका मारने वाली बात है। जैसा अजीत भाई साहब कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती है, लड़ी थी 28 पर, यानी उसका 18% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, और बगल के पुडुचेरी में तो उसका 5% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। शायद अगर कांग्रेस वैसा परफॉर्म नहीं करती तो शायद डीएमके वहाँ सरकार बना ली थी और उसको एक कंसोलेशन प्राइज मिल सकता था। देखिए कांग्रेस या राहुल गांधी को ये लगता है, क्यों इन्होंने ऐसा किया, एक तो जो नैरेटिव वाली बात हमने पहले डिस्कस की, साउथ वर्सेस नॉर्थ। दूसरा है उनको ये लगता है कि विजय नौसिखियां हैं पॉलिटिक्स में, एक्टर बहुत बड़े हैं लेकिन पॉलिटिक्स में नौसिखियां हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हम विजय के मेंटर बन सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है, अभी लगता है ना, अभी लगने को तो लग सकता है। राहुल गांधी अगर मेंटर बन जाए किसी पार्टी के तो उसका हाल क्या होगा, अब वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। देखिए स्टालिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, ठीक है, ना उनको सीटें दे रहे थे और ना उनको मंत्रालय में जगह दे रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि विजय नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, हो सकता है कि 5 एमएलए के बावजूद कांग्रेस पार्टी का यहाँ रोल ज्यादा हो और राहुल गांधी उसके मेंटर बने। अब ये होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। दूसरी बात है कि जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को पुल डाउन करती है, हमने देखा है 2017 का यूपी का चुनाव,
100 सीटें लड़ी, 2 सीटें जीती, शायद दो या 3 सीटें जीती थी। हमने बिहार में देखा है, बिहार में 40-50 सीटों पे हमेशा उसकी डिमांड रहती है, बट वो 5 की संख्या पे उतर गए पिछली बार। 5 की अखिलेश संख्या यादव का बकायदा बयान था कि हमारे जो वोटर हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोटर हमारे साथ नहीं जुड़ पाता, वो टर्नआउट हो ही नहीं पाता। तो कांग्रेस पार्टी का किसी भी अलायंस में यही इशू होता है कि अलायंस पार्टनर का वोट सीमलेसली ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है वो अलायंस पार्टनर्स को नहीं मिलता। जी हमारे सहयोगी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी एक जो बात अजीत जी ने कही, उस बात को अभी आगे बढ़ाते हुए अमिताभ जी ने समझाया कि कैसे कांग्रेस पार्टी जब डीएमके के साथ जुड़ी और उसका वोट शेयर कितना सिकुड़ गया, 18% से भी कम। ठीक अमिताभ जी, ये है ना स्ट्राइक रेट 5/28। हाँ 5/28 का 18% से भी कम का स्ट्राइक रेट रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इंडिया ब्लॉक में टूट दिखाई दे रही है उस पे भी वो भी मौके पर चौका लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तो बड़ी बात है कि इनफाइट है। मैं पहले उस पर केरल की बात कर लूं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं कर्नाटक की बात करूं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, वहां पर आप देखिए सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार के बीच में वो इनफाइट दिखाई दे रही है। इधर आप यहां देखिए तस्वीर, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस टूट चुका है, एक नया अलायंस पार्टनर मिल चुका है। तो कांग्रेस तो जिसके साथ जुड़ रही है वहीं पर काम बिगाड़ रही है। ऐसे तो नहीं अगला नंबर टीवीके का हो जाएगा। राघवन जी देखिए, अगर ये सवाल आपने मेरे से पूछा तो टीवी के फोर्स टू रेकन विथ है, तो अभी तो आंधी चल रही है, अभी तो टीवी के की सुनामी चल रही है, तो बहुत जल्दी कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ एक जोशीला भाषण विजय ने सीएम पद का शपथ लेने के बाद दिया है। उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपके ऊपर सत्ता का घमंड सवार हो जाए तो फिर आप जीत नहीं सकते हैं। ये पीछे नए एरा, एक नए बिगनिंग जो है तमिलनाडु की, वो शुरुआत यहाँ पर हो रही है। देखिए मैं कांग्रेस को दूसरे तरीके से देखता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का काडर जिंदा है। जब विजय ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं ही असली कांग्रेस हूं। आप समझिए उस वक्त कांग्रेस के जितने भी काडर्स जो कांग्रेस से दूर हो गए थे या बहुत ज्यादा स्लीपिंग मोड में चले गए थे कह सकते हैं, उनको एक चेतना मिली थी और कांग्रेस शायद उसी को भूलने की कोशिश में। अगर तीन मंत्रियों की बात लगातार कही जा रही, लेकिन मुझे लगता है 2 मंत्री मिलेंगे जब पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जिसमें राजेश कुमार जो किलियूर से एमएलए हैं और उनको विधायक का नेता चुना गया है वो बनेंगे, और मेलूर के जो विश्वनाथन है वो मंत्री बनेंगे, ऐसी खबर मेरे पास है। लेकिन आप ये समझिए कि अब जब 2 मंत्रियों के साथ अगर कांग्रेस यहाँ पर राज करेगी, शासन में आएगी 1967 बात, तो जो मोबिलाइजेशन है, पार्टी के रिवाइवल के बहुत बड़े चांसेस तमिलनाडु में कांग्रेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार पर घटता जा रहा है। पिछली बार भी 4 सीटें थी, इस बार 1 सीट। जो बात आप कह रहे हैं, मैं साउथ की तमाम सरकारों का एक बार नाम गिना देती हूँ। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है पहली बार इतने लंबे अंतराल के बाद कॉर्नर की गई है और इस बार सत्ता में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, वो टीवीके है। इसमें कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है। अब आप कर्नाटक की बात करें, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ठीक है, मान लें आप, वहां पे खूब इनफाइटिंग है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही है। तेलंगाना की बात करें, रेवंत रेड्डी की वहां पर सरकार है। फिर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर तो एनडीए की सरकार है और केरल में भी कांग्रेस की सरकार है। तो वो जब हम अजीत जी देखते हैं नॉर्थ और साउथ को, तो नॉर्थ पूरी तरीके से जहां से कांग्रेस साफ होती चली जा रही है, और साउथ एक ऐसी अब 3 सीट जीत कर लाएं या 5 सीट जीत कर लाएं, सरकार में तो है ना। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है जो अभी कह रहे थे राघवन, पार्टी के सर्वाइवल के लिए, पार्टी के कार्डर मोबिलाइजेशन के लिए, जब आप डायरेक्टली सरकार में होते हैं, मंत्री होते हैं, तो अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, आप अपने वर्कर्स का काम करा सकते हैं, अपने नेताओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको एक भरोसा दे सकते हैं। और जो हम पहले कह रहे थे कि अभी टीवीके की ऐसी स्थिति नहीं है कि निकट भविष्य में उसका ये जो अभी आंधी चल रही है ये कम होने वाली है, तो कांग्रेस उसका लाभ उठाने के लिए उसके साथ चली गई है, 2029 में उसका लाभ मिल जाए। तमिलनाडु में कांग्रेस के 9 एमपी हैं
और उनके 5 एमएलए हैं, अभी 2 लोग अगर मंत्री बन जाते हैं तो ये सब लोग मिल करके एक जो कैडर मोबिलाइजेशन करेंगे वो एक बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए। 2029 के चुनाव के लिए कांग्रेस का एक बड़ा रिवाइवल हो जाएगा। और अभी जो अमिताभ जी कह रहे थे कि दक्षिण नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवीजन है, देखिए विंध्य के उस पार, विंध्य पर्वत के उस पार एक राज्य है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी सब जगह कांग्रेस, बीजेपी के लिए हमेशा समस्या रहती है और कांग्रेस के लिए हमेशा स्थितियां अनुकूल रहती हैं, आसान रहती हैं। जब नॉर्थ में हारना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था कांग्रेस ने, इसके बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के कब्जे में था, 2014 तक कांग्रेस के नियंत्रण में था। एक तो भाषाई राज्य भी है और विंध्य के पार की एक अपनी अलग राजनीतिक तासीर है। कांग्रेस कोशिश करेगी वापस अपना रिवाइवल शुरू करने की तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के रिवाइवल के बाद महाराष्ट्र, मतलब उसको अगर सीटें बढ़ती भी हैं, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती भी हैं तो एक बड़ा वहाँ 50% सीटें बढ़ जाएंगी, उस पार भी उधर के जो राज्य हैं दक्षिण के और पश्चिम के उन राज्यों में भी। तो कांग्रेस अपना रिवाइवल के लिए, देखिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, एक रिवाइवल के लिए समझ के एक जोखिम उठाया है पार्टियों की आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को आवश्यकता रहती है हमेशा, खासतौर से साउथ में। देखिए एक और बात है यहाँ पर कि 35 मिनिस्टर बन सकते हैं तमिलनाडु में, आज 10 बन गए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, 25 बचे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक यहाँ पे होने वाला है कि 5 में से 2 या 3 जो इनको मिलेगा वो कौन व्यक्ति होंगे, करेक्ट, वो एक डिसकंटेंट क्रिएट करेगा कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात है कि जो 2029 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एडवांटेज हो सकता है परसेप्शनली, लेकिन जैसा अजित सर ने खुद ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास 9 MP ऑलरेडी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में खुद इंडिविजुअल बेसिस पर और एक अलायंस के बेसिस पर मैक्सड आउट है, क्योंकि मान लेते हैं कि डीएमके का जो परफॉर्मेंस था, आई थिंक 22 सीटों का है, 22 सीटें वो जीते हैं, वो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली वो टीवीके के पास चली जाती हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो भी इंडिया ब्लॉक का नंबर वही रहेगा जो उनके पास पहले था, ठीक है। बट ये लड़ाई जो है ये लार्जली नैरेटिव की है और राहुल गांधी को लगता है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इस सरकार का मेंटर बन सकते हैं कि कोई तो व्यक्ति उनकी बात सुनेगा, यंग पॉलिटिशियन आए, बाकी लोग तो सुन ही नहीं रहे, तो कोई तो सुने हमारी बात। देखिए, मैं जब आप नंबर्स की बात कर रहे थे, आप इस बात पे क्यों हंस रहे हैं अजीत जी? राहुल गांधी पर आपको भरोसा नहीं है? आपको नहीं है, आपने तो जब कह रहे हैं अमिताभ जी तब आप कहने लग रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी इसके मेंटर बन। राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो लीड कर ले, और केवल दक्षिण के जरिए, दक्षिण की क्योंकि 129 सीटें आती हैं सर, दक्षिण के सभी राज्यों की मिला लें, तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 और केरल की 20, तो कुल मिलाकर 129 सीट का ही तो स्ट्रेंथ है ना सर। तो अगर अपनी पार्टी को बड़ा करना है तो फिर उत्तर का भी उतना ही डोमिनेंस होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्तर में भी देखेंगे, जहां उनको मौका मिलेगा वही तो करेंगे। जुड़ते हैं सर, परजीवी बन जाते हैं और उसको सिकोड़ देते हैं सर, ये भी तो एक चैलेंज है। ये तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में हमने अभी कहा है खासतौर से, क्योंकि इन दोनों राज्यों के अभी नतीजे आए और वहां इन दोनों पार्टियों, डीएमके को ड्रैग किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर डीएमके को राजनीति करने देती, डीएमके ने 2021 में ही पुडुचेरी में सरकार बना ली होती। कांग्रेस इस पर अड़ी रही कि हमारे 16 एमएलए हैं, और सोचिए कैसी पार्टी है, कैसा लीडरशिप है उसका कि 16 से 2 सीट पर ले आए और इस बार 1 सीट पर आ गए। और आप डीएमके को ज्यादा सीटें नहीं देते हैं, वहां पुडुचेरी भी ड्रैग किया और यहाँ तमिलनाडु भी वो कांग्रेस ने ड्रैग किया, डीएमके को नीचे खींचा पीछे अपनी तरफ। दूसरी सहयोगियों का भी परफॉर्मेंस तमिलनाडु में इस बार अच्छा नहीं रहा, कोई सहयोगी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि एक सत्ता विरोध की हवा भी चल रही थी और उसके जो नए प्लेयर उभर रहे थे उनके तरफ एक रुझान दिख रहा था विजय के साथ। ये कांग्रेस उसी की जो दिशा है पहिए की, उसको घुमाना चाह रही है उल्टी तरफ की। हम अभी इस तरह से अगर डीएम एक तमिलनाडु से एक मैसेज बनाते हैं, देखिए अगले साल उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के चुनाव, 28 में कर्नाटक का चुनाव होना, 28 के मई में, अब 2 साल रह गए हैं कर्नाटक के चुनाव में भी। तो कर्नाटक का चुनाव आएगा और अगले साल उसी साल उसका भी चुनाव आएगा, आपका तेलंगाना का भी चुनाव आएगा। तो दक्षिण के राज्यों के भी चुनाव आने हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर तमिलनाडु से कांग्रेस एक मैसेज देती है, एक नए अलायंस पार्टनर के साथ, एक पॉपुलर चेहरे के साथ, ऐसा जो जनप्रिय चेहरा है, तो उसका फायदा वो पूरे साउथ में लेगी। पहले जहां है वहां तो बचे, उसके बाद जहां नहीं है वहां रिवाइव करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश पर आऊं, लेकिन उससे पहले राघवन चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कर्नाटक की ही बात कर लेती हूं। कर्नाटक की ही स्थिति की अगर बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां विधानसभा में ना हो राघवन, लेकिन अगर आप लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो वहां पर तो बीजेपी ने बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार
लोकसभा में बीजेपी का रहा है। और अगर विधानसभा की बात कर ले तो 137 सीटों के साथ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। 3 इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट वहां पर है, तो 140 लोगों का सपोर्ट है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया था, वहां पर अब कुर्सी की लड़ाई है। इतने दिन तक ये कहकर डीके शिव कुमार को चुप रखा गया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम आपकी बात को सुनेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है बड़े लेवल पिच किया जाएगा डीके शिव कुमार की तरफ से कि उन्हें सीएम की कुर्सी दी जाए। लेकिन वहां पर एक अंदरूनी फाइट से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जो गारंटी स्कीम्स है जिसकी लगातार वकालत राहुल गांधी करते हैं, वो जमीन पर बहुत ज्यादा काम करती हुई दिख रही है। और एक फाइट जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, वहां पर विजेंद्रा को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उससे बहुत सारे बीजेपी के नेता खुश नहीं हैं। बीएल संतोष के बारे में कहा जाता है जो संगठन महामंत्री है उनका अपना एक गुट है, उसके अलावा प्रहलाद जोशी का अपना एक गुट है। तो ये तमाम चीजें वहां पर चल रही है। मुझे लगता है कि अभी तक अमित शाह की नजर कर्नाटक पर पड़ेगी, रहे होंगे वेस्ट बंगाल में। संकट चेहरे का है। अब येदियुरप्पा जैसे कोई नेता तो है नहीं बीजेपी में, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। येदियुरप्पा जैसा सबसे बड़ा जो चेहरा था, स्टॉलवर्ट चेहरा था, वैसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा ही चेहरा पश्चिम बंगाल में भी समस्या थी, उनके पास नहीं था। ऐसी समस्या असम में भी थी, जब तक हिमंता नहीं आए थे तब तक बीजेपी के पास वहां पर भी समस्या थी। इसलिए राघवन, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे इस पर कि अगर एक बड़ा चेहरा खड़ा हो जाता है और जेडीएस के साथ केमिस्ट्री बन जाती है तो यहां बीजेपी की चुनौती दूर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती तो तब भी उतनी ही बनी रहेगी। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, जो आज की तस्वीर है वो कोई बहुत बदली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार को ही चुनाव आएंगे, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया इस बात की देंगे कि नहीं देंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे हैं, हाँ, एक की वहां पर जरूर तलाश कर रही है बीजेपी। और मुझे लगता है कि जब अमित शाह का ध्यान अब कर्नाटक जाएगा इन सब चीजों के बाद में, तब शायद वहां पर बहुत लेवल पर चीजें ठीक हो जाएगी। चेहरा वाकई में बीजेपी के पास अभी ऐसा है नहीं जो एकजुट कर सके बीजेपी के सारे स्टेट यूनिट को। विजेंद्रा पर बड़ा दांव लगाया है क्योंकि येदियुरप्पा की वजह से मजबूरी भी थी, कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन कर पाए। अब इसकी पर मंथन होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि नए चेहरों को वहां पर जगह मिलती है। लेकिन अगर यूनाइटेड फाइट बीजेपी लड़ती है तो कहीं कहीं बहुत अच्छा मौका 28 के विधानसभा चुनाव को जीतने का बीजेपी के पास होगा। 29 चुनाव चूंकि आप जानती हैं कि वहां पर कर्नाटक में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वहां होने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव वाकई में बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक। जी जी, देखिए क्या है यहाँ पे कि कर्नाटक में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो लोगों की फितरत है चेंज, दे डिमांड चेंज, दे वांट चेंज। तमिलनाडु में भी हुआ, सब लोग कह रहे थे नहीं डीएमके बम्पर जीत होके आएगी, सीएम वहां खुद ही अपनी सीट हार गया, करेक्ट। तो चेंज, केरला में भी बम्पर जीत से यूडीएफ आ गई। अब बात वहां पर क्या है कि क्योंकि भाजपा का अलायंस जेडीएस के साथ है, तो लिंगायत और वोक्कालिगा ये 2 सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं। इन दोनों समाजों का सपोर्ट भाजपा को है, यानी भाजपा लेड अलायंस को है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार भी वोक्कालिगा समाज से आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या उनके मुख्यमंत्री को लेकर के टालम टोल इतने दिनों से चल रहा है, जिस वोक्कालिगा समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसमें एक बड़ी टूट हो सकती है 2028 के विधानसभा चुनाव में। और अगर कांग्रेस ने रिवर्सल कर दिया, यानी मान लेते हैं कि सिद्धारमैया जो अहिंदा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, ओबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर ओबीसीज को, क्योंकि एज हो जाएगी उनकी, और मान लेते हैं कि चुनाव से पहले वो ये ट्रांसफर कर देते हैं पावर का और वो कलिगा समाज के लोग को सीएम बना देते हैं, तो जो अहिंदा का वोट है वो टूटने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि पूरा जो लोअर ओबीसीज हैं पूरे भारत में आज, खास करके नॉर्थ में और लार्जली मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी के साथ है। तो इसी डिलेमा में कांग्रेस पार्टी है कि ये अगर डिसीजन लेती है तो एक वोट बैंक ऐड होता है वो कलेगा समाज का, लेकिन दूसरा जो बड़ा चंक है वो छूट